नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर हमारे कक्षा 6 से कक्षा 11 का हो चुका था कंप्लीट। कक्षा 12 का राजस्थान अध्ययन हमारे चल रहा था दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारा रहेगा अध्याय नंबर 6, राजस्थान में पर्यावरणीय चुनौतियां। दोस्तों, जैसे राजस्थान में पर्यावरणीय चुनौतियों की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीकरण है सबसे मुख्य बात, जिसके अंदर हमें देखना होगा जल प्रदूषण है, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो भूजल की बात कर लेंगे, भूजल, वायु प्रदूषण, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। जो साथी बाकी की क्लासें कक्षा 6 से लेकर 12 तक की अटेंड करना चाहते हैं, अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक कक्षा की, वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। और सभी साथी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे को पता है, तो वो साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर मैसेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए मित्रों, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व के सामने अनेक पर्यावरणीय समस्याएं हैं। जैसे बात करें तो जलवायु परिवर्तन की, तापमान वृद्धि की, हरित गृह प्रभाव, ओजोन विरलता, ओजोन छेद हो रहा है वो, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जल, वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण, ये सामने है जो 21वीं सदी हमारी चल रही है। इसके अंदर मुख्य समस्याएं हैं जो प्राकृतिक समस्याएं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के साथ हो रही ये समस्याएं हमारे सामने बढ़कर आ रही है दोस्तों, जिनमें हमारे सबसे पहले हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है वो है मरुस्थलीकरण की। दोस्तों, तो चलते देखते हैं मरुस्थलीकरण। देखिए, उपजाऊ व अमरुस्थली भूमि, उपजाऊ व अमरुस्थली यानी जो उपजाऊ और जो अच्छी भूमि है वो, उस भूमि का मरुस्थल में बदलना ही क्या है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। दोस्तों, मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो है आपका पश्चिमी राजस्थान, जिसके अंतर्गत बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, ये मुख्य रूप से नागौर का भी भाग लगता है, अजमेर का भी कुछ भाग लगता है, चूरू का भी लगता है, गंगानगर का भी भाग लगता है। तो ये जिले जो मरुस्थलीकरण की समस्या उससे सर्वाधिक प्रभावित राजस्थान के जिले हैं। दोस्तों, अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कम मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जैसे नागौर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, दौसा, अजमेर, पाली आदि जिले जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं। जो हमने ऊपर यहां पर देखे ना, ये तो शुष्क क्षेत्र और मरुस्थलीय भूमि है यहां पर खतरनाक रूप से, जबकि यहां पर नीचे अर्ध शुष्क क्षेत्र में देखा है यहां पर कम मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। दोस्तों, आगे देखिए, आगे हम मरुस्थलीकरण के अनेक कारण है। क्या क्या कारण है? पहली है जलवायु की कठोरता। जलवायु ऐसी है जिससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में जो गर्मी है वो आप देख रहे हैं, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी, तेज लू चलती है जिससे भूमि है उसका कटाव होता है, जिससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। वनस्पति का अभाव है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, उस वजह से भी। जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, वायु अपर्दन, सूखा, निरंतर सूखा पड़ना और भूक्षरण, ये कुछ मुख्य कारण है जिनके कारण मरुस्थलीकरण है इसको बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों, अब एक सारणी में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकती है। राजस्थान में सूखा की स्थिति, कुछ जिले कितने साल में किन जिलों के अंदर सूखा पड़ता है वो। दोस्तों, निरंतरता अवधि में सूखा और सम्मिलित जिले, जैसे 3 वर्ष में एक बार यानी 3 साल के अंदर एक साल रहता है सूखा, उन जिलों की हम बात करें तो जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और सिरोही, जो पश्चिमी मुख्य रूप से जिले हैं, वो जिले 3 साल में एक साल यहां पर सूखा रहता है, अकाल रहता है। दोस्तों, 4 वर्ष में एक बार यानी 4 साल में एक बार जहां पर सूखा रहता है उन जिलों में आता है अजमेर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू। दोस्तों, गंगानगर भी इनमें सम्मिलित है। दोस्तों, तो 4 साल में एक बार इन जिलों के अंदर सूखा अकाल की स्थिति रहती है। 5 वर्ष में एक बार इन जिलों में देखिए अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, दौसा और करौली, ये जिले हैं। इन जिलों के अंदर 5 साल में एक बार सूखा पड़ जाता है। दोस्तों, 6 वर्ष में एक बार, 6 वर्ष में एक बार देखिए चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, टोंक, राजसमंद और बारा,
ये ऐसे जिले हैं जिनमें आपको 6 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति मिल जाएगी। 8 वर्ष में एक बार वहां पर है भरतपुर और धौलपुर, ऐसे जिले जहां पर 8 वर्ष में एक बार आपको सूखे की स्थिति मिल जाएगी। अब यहां पर ये कमेंट मत कर देना सर उदयपुर का, बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़ का आपने या झालावाड़ का नाम ही नहीं लिया, तो वहां पर अच्छी बारिश होती है, सूखा बहुत ही कम पड़ता है दोस्तों, वहां पर न के बराबर सूखा रहता है इस वजह से। अब आगे चलिए, हमने सूखा के कारण जान लिए, सूखे वाले स्थिति जान ली, कहां कहां पर कितने वर्ष में सूखा पड़ता है। तो इस सूखा का कुछ निवारण भी तो होगा, तो देखिए निवारण, सूखा निवारण के उपाय। पहला है वृक्षारोपण कीजिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए। सूखा कम पड़ेगा तो मरुस्थलीकरण का प्रसार भी कम होगा। ये यानी सूखा निवारण या मरुस्थलीकरण दोनों के ही उपाय है ये। नदी जल आपूर्ति, जहां पर जैसे पश्चिमी जिले हैं इनके अंदर जल उपलब्धता बहुत कम है, तो वहां पर अगर नदियों को जोड़कर पानी लाया जाता है और पानी यहां पर आ जाता है तो मरुस्थलीकरण का प्रसार रुकेगा। जैसे हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां पर जो प्रसार था उसको रोका जा रहा है। पानी, बिजली व अनाज की बचत की जाए। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका कम से कम उपयोग किया जाए। सामूहिक ग्राम सेवा योजना, तत्कालिक उपाय किया जाए, दीर्घकालिक उपाय किए जाए, आपदा कोष की स्थापना की जाए और जन सहभागिता के द्वारा भी इनका उपाय किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमें जो सूखा है उसको क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं दोस्तों। 2 नंबर पे जो हमारी समस्या सामने आती है वो आती है वनोन्मूलन की। वनोन्मूलन का तात्पर्य वनों का विनाश अथवा कटाई, वनों की कटाई के कारण उनका नष्ट हो जाना दोस्तों। खतरनाक, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से वनों का कटाव दिनों दिन बढ़ रहा है दोस्तों। नए घर बनाने के लिए जनसंख्या वृद्धि होती है तो नए घर बनाने के लिए वनों का कटाव हो रहा है। जो भूमि है उसको भी है कम भागों में बांटकर वहां पर जो वन है उनको कटाव किया जा रहा है। लकड़ी की आवश्यकता होती है, वनों का कटाव किया जा रहा है। इस प्रकार वनों का कटाव हो रहा है। वनों के कम होने के कारण यहाँ के पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, जिनमें से कुछ प्रतिकूल प्रभाव है जो आपके सामने में रख रहा हूं। देखिए, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, कभी तो तेज गर्मी, कभी तेज सर्दी, कभी सर्दी का हमें लगता है नहीं है सर्दी के मौसम में कि सर्दी आई, नॉर्मल मौसम रहकर ही पूरी सर्दी निकल जाती है। तो यह क्या है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है दोस्तों। वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता की कमी होना, जब ये बताइए वन होंगे ही नहीं, वृक्ष होंगे ही नहीं, तो वायुमंडल के अंदर नमी आएगी कहां से? अगर वृक्ष होंगे तो ही वायुमंडल के अंदर नमी रहेगी दोस्तों। तापमान में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। वर्षा में कमी, कभी तो इतनी वर्षा हो जाती है आवश्यकता से अधिक और कभी वर्षा होती ही नहीं है, और समय ज्यादा ऐसा आ रहा है कि वर्षा में कमी देखने को मिल रही है। मृदा अपरदन में वृद्धि, वृक्षों के द्वारा मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा रोका जाता है, और वृक्ष ही काट रहे हैं तो मृदा का अपरदन अपने आप ही होगा। जैव विविधता का विलुप्त होना, जो भी जैव विविधता है उसको, जो पक्षी पशु है उनकी जो है क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। प्रदूषण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्रदूषण को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो निभाते पेड़ पौधे। इनको हम काट लेंगे तो प्रदूषण में क्या होगी, वृद्धि होगी दोस्तों। यह था आपका वनोन्मूलन। अब हम बात कर लेते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण दोस्तों, देखिए, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, 2 हाइड्रोजन के यौगिक, 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर जल बनाते हैं। जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? बहुत कारण है, कुछ कारण देख लेते। देखिए, घरेलू गंदगी का भाव, घर की जो गंदगी होती है उसको नदी नालों के अंदर बहाना। वाहित मल, नदी नालों में जाना। उद्योगों का जो पानी होता है, जहरीला पानी, वो नदियों में नालों में छोड़ा जाता है। कृषि बहिस्त्राव, रेडियोधर्मी अवशिष्ट छोड़े जाते हैं। और तापीय प्रदूषण है, उसके कारण भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है दोस्तों। अब देखिए कुछ जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। जैसे देखिए, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और श्री गंगानगर जैसे बड़े नगरों में घरों से प्रवाहित गंदा जल व वाहित मल जल
प्रदूषण का क्या बन रहा है, मुख्य कारण बन रहा है दोस्तों। जल प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव हो रहा है। क्या क्या प्रभाव, जैसे पेट व आंतों की बीमारियां, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, पीलिया आदि का प्रकोप अधिक होता जा रहा है दोस्तों। जल प्रदूषण से मानव के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। बहुत सारी बीमारियों के मैंने यहां पर आपको नाम भी बता दिए। सबसे अधिक हो रहा है पेट व आंत की बीमारियां दोस्तों। राज्य के दक्षिणी भाग के अंदर जो नारू रोग है, यह जल में उत्पन्न कीटाणु, जो सूक्ष्म कीटाणु है, उनके द्वारा फैलता है। नारू रोग दक्षिणी भाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहां पर अनेक झीलों के अंदर, जो झीलें हैं पानी की, उन झीलों में शैवाल की वृद्धि भी प्रदूषण के कारण ही होती है दोस्तों। यह था जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से आगे चलते हैं तो हमारे आता है वायु प्रदूषण दोस्तों। देखिए वायु प्रदूषण, वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिनमें सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और शेष अर्थात 1% बची है ना, मात्र 1% में ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, जिनोन है। यानी कि 1% में बहुत सारी गैसें हमारे वायु के अंदर है दोस्तों। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की है जो मात्रा बढ़ रही है, जिससे ऑक्सीजन में कमी हो रही है। ऑक्सीजन में कमी होगी तो वायु प्रदूषण होना ही। अब प्राकृतिक कारणों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान के 33 जिलों में से 12 जिलों में मरुस्थल विस्तृत है दोस्तों। 33 जिलों में से 12 जिले जो पश्चिमी जिले हैं, आपके अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी जिले हैं, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहां पर वन बहुत ही कम है मात्रा में, मरुस्थलीय जिले हैं, इस वजह से ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। इस क्षेत्र में कम वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति की कमी है, और जहां पर वनस्पति की कमी होगी वहां पर अगर प्रदूषण हम करेंगे, धुआं अगर फैलाएंगे, तो उसको डांटने का कोई काम करने वाला नहीं है दोस्तों। बात करें दूसरा मानव जनित कारणों की, तो देखिए वाहन जनित वायु प्रदूषण, पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों से कई प्रकार की वायु प्रदूषित करने वाली गैसों का उत्सर्जन होता है। इसमें हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख है, जिससे वायु प्रदूषण है जो फैल रहा है दोस्तों। आजकल हमें ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए, हर घर में हमने एसी लगा रखी है। एसी वायु को कितना प्रदूषित कर रही है वो आपको पता नहीं। आपको तो ठंडी हवा मिल रही है, लेकिन जो बाहर प्रदूषण है वायु के अंदर बहुत भयंकर रूप से फैला रही है दोस्तों। उद्योगों एवं ताप विद्युत घरों के द्वारा भी जो है क्या हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है। खनन के द्वारा भी क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है दोस्तों। यह था वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से आगे आता है आपके ध्वनि अथवा शोर प्रदूषण दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण, देखिए ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि अथवा शोर प्रदूषण तीव्र ध्वनि के कारण, जैसे बिजली की कड़क है, शेर की दहाड़ है, मोटर गाड़ियों के तेज हॉर्न है, तेज वाद्य का बजना, ये सभी क्या है, ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण फैलाने के मुख्य कारण होते हैं दोस्तों। ध्वनि का मापन हम किसमें करते हैं, डेसिबल, डीबी के अंदर किया जाता है। ये मात्रक होता है डीबी, डेसिबल के अंदर हम ध्वनि को मापते हैं। और वार्तालाप की जो ध्वनि होती है वो 60 डेसिबल तक आकी गई है। जब हम नॉर्मल एक बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो ये 60 डेसिबल तक की क्या होती है, ध्वनि होती है। मोटर हॉर्न की, जो हमारी गाड़ियों के हॉर्न की ध्वनि होती है, वो 110 से 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि क्या करती है, हमें पीड़ादायक होती है दोस्तों। 150 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक या असहनीय ध्वनि होती है। अधिकांश देशों में 75 से 85 तक डेसिबल ध्वनि है, उसको सहनीय सीमा मानी गई है। एक मानव है, एक व्यक्ति है, एक जानवर है, कोई भी हो, वो क्या कर सकते हैं, 75 से 85 डेसिबल तक की ध्वनि है, उसको ही सहन कर सकते हैं दोस्तों। बात करें ध्वनि प्रदूषण के कारणों की, तो देखिए श्रवण शक्ति का कम हो जाना मुख्य कारण है। पहला, श्रवण शक्ति, अगर आप ज्यादा ध्वनि के साथ रहेंगे तो आपकी श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। मस्तिष्क पर ध्वनि प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इससे नींद का ठीक से न आना, एकाग्रता कम होना, स्मृति कमजोर होना, तनावग्रस्त रहना, सिर दर्द का होना आदि बीमारियां हो जाती है। मस्तिष्क पर ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव है जो पड़ता है दोस्तों। तीसरा है, ध्वनि प्रदूषण से हृदय रोगियों को कठिनाई होती है तथा एकाएक तेज ध्वनि से घबराहट तथा हृदयाघात होने की संभावना बनी रहती है। तेज जो हृदय रोगी है उनको अगर पास तेज ध्वनि बजाई जाए
तो उनको हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु राजस्थान कोलाहल नियंत्रण एक्ट 1963 में बनाया गया, जो वर्तमान में भी काम कर रहा है दोस्तों। यह था ध्वनि अथवा शोरगुल प्रदूषण। आगे आता है हमारे भू प्रदूषण अथवा मृदा प्रदूषण दोस्तों। भू प्रदूषण का अर्थ क्या है दोस्तों? भूमि प्रदूषित। भू प्रदूषण से तात्पर्य भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़े या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट हो, तो वह भू प्रदूषण कहलाता है। भूमि के अंदर कुछ ऐसा है, हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, या कुछ ऐसे वांछनीय प्रभाव मिल जाए वहां पर अवांछनीय, जिससे भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है उसमें कमी हो, तो वो क्या है? भू प्रदूषण के कारण ही हो रही है दोस्तों। पर मृदा का कटाव, नदियों के किनारों पर बीड़ों का विस्तृत होना, भू संकलन, भूमि में अम्लता, क्षारीयता उत्पन्न होना आदि भी क्या है? भू प्रदूषण माने जाते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में भू प्रदूषण से संबंधित मूल समस्या है ठोस अपशिष्ट अथवा कूड़ा करकट द्वारा भू प्रदूषण। जो हमारा ठोस या अपशिष्ट या कूड़ा करकट होता है उसको हम भूमि में डालते हैं, उससे सर्वाधिक भूमि प्रदूषित होती जा रही है। भू प्रदूषण है, इसको मित्रों 4 श्रेणियों के अंदर विभक्त किया गया है। पहला है घरेलू अपशिष्ट, जो घरेलू का घर में बचा हुआ अपशिष्ट सामान होता है वो। औद्योगिक व खनन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो। नगरपालिका के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ है वो, यानी बड़े शहरों के अंदर वो। और कृषि अपशिष्ट। इन चारों के द्वारा भू प्रदूषण है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहा है दोस्तों। आगे हम चलकर बात करते हैं भूजल का स्तर का गिरना। भूजल, जो भूमि के अंदर उपलब्ध जल है उसका स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है दोस्तों। राज्य में 180 ब्लॉक है, उनको डार्क जोन की श्रेणी में है, जहां भूजल स्तर की भयावह स्थिति है। आपने न्यूज पढ़ी होगी चेन्नई की। चेन्नई जो शहर है उसके अंदर भूजल बिल्कुल समाप्त हो गया, 0% हो गया है। कारण क्या है? अतिदोहन हो गया, वहां पर दोहन किया गया। वर्षा का जो जल है वो नीचे भूमि में जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर पक्की सड़कें, पक्के मकान, कच्ची कहीं पर भूमि छोड़ी ही नहीं वहां पर, तो नीचे जल जाएगा नहीं भूमि के अंदर। तो जो नीचे है उसका तो हम उपयोग कर रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं जाने दे रहे भूमि के अंदर, तो एक समय आएगा जिसमें अंत हो जाएगा। और वही स्थिति क्या बनी हुई है राजस्थान में? वर्षा बहुत कम होती है और जो जल है उसका हम क्या कर रहे हैं? अतिदोहन कर रहे हैं। जलाभरण या सेम की समस्या, ये क्या होती है देख लीजिए मित्रों। पानी के भरने से उसके समीप क्षेत्र में नमी अधिक हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सैम कहते हैं। जलाभरण अथवा सेम की समस्या राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में, सूरतगढ़, बड़ोपल, राउतसर, बीकानेर का लूणकरण क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगी दोस्तों। यहां पर नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिससे अधिक पानी खेत में भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? कृषि के लिए नमी हो जाती है, उसी को कहते हैं जलाभरण या सेम की समस्या। आगे आता है जल में फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस का होना। जल में फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस का होना। राजस्थान में भूमिगत राज्य के समस्त जिलों के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित स्तर 1.5 ppm को पार कर गई है। जो भूजल है राजस्थान का, उसके अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा है, जो एक मात्रा सुरक्षित स्तर माना गया 1.5 ppm माना गया, उसको पार कर गई है। जैसे नागौर, अजमेर का तो कुछ ऐसा बेल्ट है जिसके अंदर बहुत खतरनाक रूप से पानी के अंदर फ्लोराइड पाया जाता है दोस्तों। इसमें सर्वाधिक प्रभावित जिलों की बात करें तो जालोर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और सिरोही है, जो फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित है। अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, पाली, सीकर, उदयपुर भी इसकी क्या है? चपेट के अंदर है। फ्लोराइड के कारण, इसके कारण फ्लोरोसिस की समस्या अधिक हो जाती है। इसे कुबड़पन, दांतों की सड़न, हड्डियों की बीमारी का प्रकोप होता है। हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती है, कुबड़ पट्टी पाई जाती है ना। नागौर और अजमेर के बीच में जो कुबड़ पट्टी है वो इसी के कारण पाई जाती है दोस्तों। हड्डियों का तिरछापन हो जाता है, टेढ़ी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं। ये फ्लोराइड के कारण उत्पन्न बीमारियां होती है दोस्तों। अब देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न। देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण बताइए। वनोन्मूलन है, वर्षा की कमी है, अनियंत्रित पशुचारण है। तीनों के तीनों है
जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारण है दोस्तों। उपरोक्त सभी द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? जल के अंदर फ्लोराइड की अधिक मात्रा है तो कौन सा रोग होगा? फ्लू होगा, उल्टी दस्त होगी, फेफड़ों के रोग होंगे या फ्लोरोसिस होगा? जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से फ्लोरोसिस रोग होता है। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। डार्क जोन किसे कहते हैं? डार्क जोन किसको कहा जाता है? राजस्थान के 180 क्षेत्र डार्क जोन के अंतर्गत आते हैं, तो बताइए डार्क जोन किसको कहा जाता है? जलवीन क्षेत्र को, नदी के सूखने को, झीलों के सूखने को या भूजल की संकट की स्थिति को? भूजल संकट की स्थिति को, जो भूजल में गिरावट हुई है उसको कहा जाता है डार्क जोन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से है? वनों से, औद्योगिक क्षेत्रों से, कृषि से या सिंचित क्षेत्र से? तो जो सेम की समस्या है ये कृषि में होती है दोस्तों, कृषि के अंदर होती है सेम की समस्या। अतिदोहन के कारण वहां पर सेम की समस्या हो जाती है, जिससे कृषि पैदावार बहुत कम हो जाती है। आगे चलिए नेक्स्ट है। राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में शामिल है? 150, 245, 180 या असंख्य? डार्क जोन राज्य के अंदर है 180। कितने हैं? 180। ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। ध्वनि का मापन किसमें किया जाता है? कैलोरी, जूल, डेसिबल या किलोबाइट? कमेंट करके बता दीजिए मात्रक क्या होता है इसका। ध्वनि का जो मापन है वो किसमें किया जाता है? डेसिबल में। मात्रक क्या होता है ध्वनि का? ध्वनि मापन का जो डेसिबल है, डेसिबल का मात्रक क्या होगा? डीबी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना है? 78%, 94%, 98% या 0.78%? वायु के अंदर नाइट्रोजन है 78%। ए ऑप्शन सही रहेगा। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है कौन सा? संसाधनों का कुशलतम उपयोग शामिल है, पानी, बिजली व अनाज की बचत शामिल है, वृक्षारोपण शामिल है, अत्यधिक पशुचारण ये शामिल नहीं है, इससे तो सूखा बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण का कारण है ये। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। जल किस यौगिक का मिश्रण होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहां पे देखिए H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के किन क्षेत्रों के अंदर अधिक है? ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या अर्धशुष्क क्षेत्रों में? पढ़ा था हमने जल प्रदूषण किन क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों के अंदर अधिक मिलता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। यह था आज का टॉपिक कक्षा 12 का अध्याय नंबर 7 राजस्थान की पर्यावरणीय चुनौतियां। दोस्तों कैसा लगा यह टॉपिक एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रही बात बाकी की क्लासें आप अटेंड है वो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके नोट्स है, पीडीएफ है, वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।